हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग काफी यूजफुल सेक्शन 194C देखने वाले हैं ऑफ योर इनकम टैक्स एक्ट जो रिलेटिंग टू टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स है। ओके गाइस, सी फॉर यू नो वेरी वेल कॉन्ट्रैक्टर होता है। आप अगर ऑडिट पे जा रहे हो, भले ही आप एज ए आर्टिकल असिस्टेंट जा रहे हो या भले ही आप लोग एज अ प्रोफेशनल दैट इज सीए बन के अगर आप लोग ऑडिट के लिए जाओगे, तो आई एम टेलिंग यू, ये जो सेक्शन आप लोग आज सीखने वाले हो, ये सेक्शन आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, कौन डिडक्ट कर सकता है 194C के अंदर टीडीएस, किसका डिडक्ट करना चाहिए, कब डिडक्ट करना चाहिए, कितना रेट रहेगा, कब नहीं डिडक्ट होगा, ये सारा के सारा हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सीखने वाले। तो गाइज, आखिर तक इस वीडियो को देखना ताकि आप लोग को इसकी एक एक इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। ओके, पहले मैं आपको क्विक ओवरव्यू देना चाहूंगा इस पूरे सेक्शन का, देन हम लोग थेरोटिकल पार्ट, रीडिंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो गाइज समझ के लीजिए, अगर मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको मैं नाम दे देता हूं डिडक्टर। डिडक्टर का मतलब क्या होता है? डिडक्टर का मतलब होता है जो टीडीएस डिडक्ट करने वाला है। द पर्सन हु विल बी गिविंग पेमेंट टू अदर पर्सन बाय डिडक्टिंग द टीडीएस अमाउंट, तो उसे क्या बोला जाएगा? डिडक्टर। ठीक है, अब सवाल है सेक्शन 194C के लिए एलिजिबल डिडक्टर कौन है? कौन सा बंदा टीडीएस डिडक्ट कर सकता है 194C का? तो मैं आपको समझा दूं, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। अगर ये डिडक्टर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा, बट अभी के लिए समझ के लो, डिडक्टर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा होगा तो उसे टीडीएस काट के बचे हुई अमाउंट सामने वाले को देनी पड़ेगी। तो डिडक्टर का मतलब क्या है? एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी एंड बीओआई, ठीक है, ध्यान से समझिए, डिडक्टर कौन हो सकता है अंडर सेक्शन 194C, मतलब किसे डिडक्ट करना पड़ता है टीडीएस, ये हम लोग देख रहे हैं। तो डिडक्टर कोई भी पर्सन हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देने वाला होगा। लेकिन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई के केस में भी डिडक्टर हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, यहां पे कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप लेट से सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो अलग क्राइटेरिया है, और अगर आप लोग गुड्स सेल कर रहे हो तो अलग क्राइटेरिया है। अगर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, जैसे कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई एक प्रोफेशनल है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो अगर इस बंदे का काम सर्विस प्रोवाइड करने का होगा, तो अगर मान लीजिए इसकी ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीडिंग ₹50 लाख, और ये भी 50 लाख कब एक्सीड कर रहा है? इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, इन व्हाट? प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो याद रखना बच्चों, ऐसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई विल बी लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। सवाल है सर, इनके अलावा जो बाकी पर्सन है उनका क्या? तो उनको कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं। वो अगर जैसे कंपनी की अगर मैं बात करूं, है ना, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई को छोड़ के जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, इनके लिए कैसे एप्लीकेबिलिटी आती है तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपका डिडक्टर कंपनी या फर्म होगा तो इन्हें विदाउट एनी लिमिट कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर ये पेमेंट करते होंगे तो याद रखना, दे विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस ओवर देयर। हाँ, लेकिन आपका बंदा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई है, तो याद रखना, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करता हो और उसकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख से ग्रेटर है, लेकिन वो भी कब? इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो याद रखना इसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कब? अगर ये किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है तो। कॉन्ट्रैक्टर क्या है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा आगे जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग गुड्स सप्लाई कर रहे होंगे तो याद रखिए, अगर आपका सेल वैल्यू या आपका टर्नओवर इज एक्सीडिंग ₹1 करोड़, ये आपका अगर गुड्स आप लोग अगर सप्लाई कर रहे होंगे तो आपका सेल या टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करता होगा, तो याद रखिए गाइस, आप लोगों को फिर डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस। तो अगर आप किसी को भी पेमेंट कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे होंगे, तो यू विल हैव टू डिडक्ट व्हाट? टीडीएस। और ये टर्नओवर भी कब का चाहिए बच्चों?
इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। होप सो ये लिमिट बहुत अच्छे से आपके समझ में आई होगी। ठीक है, तो डिडक्टर के लिए ये सारे क्राइटेरियाज है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ये दो क्राइटेरियाज अगर ये फुलफिल होंगे तो ही इन्हें टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। तो सपोज कोई इंडिविजुअल है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है, बट उस इंडिविजुअल का टर्नओवर मान लीजिए सिर्फ 20 लाख रुपए का है, तो क्या उसे टीडीएस काटना पड़ेगा 194C के अंदर? तो जवाब है नहीं काटना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इससे भी इंपॉर्टेंट, टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, इस बात का काफी ख्याल रखना। ओके, अब अगर मान लीजिए ये डिडक्टर जो है ये पेमेंट करता है, ओके, पेमेंट काहे के लिए करता है? पेमेंट फॉर वर्क करता है। ठीक है, और किसे पे करता है बच्चों? किसी एक पर्टिकुलर बंदे को पे करता है, ये कोई भी बंदा हो सकता है। ओके, तो किसी भी बंदे को अगर ये पेमेंट करता होगा फॉर व्हाट? फॉर वर्क। वर्क अगर ये बंदे ने परफॉर्म करके दिया है तो उसके बदले में ये बंदा उसे पेमेंट देता होगा, तो यहां पे ये पर्टिकुलर सेक्शन लागू हो जाएगा, 194C यहां पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, इस बंदे ने, ये जो बंदा है एनी, इसको मैं नाम दे देता हूं डिडक्टी। तो ये जो डिडक्टी होगा, अगर इसने सेल ऑफ गुड्स किए हैं, इसने सेल ऑफ गुड्स किया है, किसको? इस हमारे डिडक्टर को, और उसके लिए डिडक्टर अगर उसे पेमेंट करता है तो याद रखना यहां पे 194C नहीं आएगा, क्योंकि 194C कहां पे लगता है बच्चों? पेमेंट फॉर एनी वर्क। मतलब ये बंदा अगर कोई वर्क करके दे तो जाके आपका 194C का सेक्शन यहां पे बीच में आएगा। अब वर्क का मतलब क्या है? तो डेफिनेटली वर्क का मतलब सेल ऑफ गुड्स तो नहीं है। तो अगर ये बंदा इस बंदे को सेल ऑफ गुड्स करे, इसके लिए डिडक्टर उसे अगर पेमेंट दे रहा होगा तो 194C में यहां पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये बात अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो सवाल है सर, क्या इस बंदे ने सर्विस प्रोवाइड कर दी तो क्या यहां पे 194C आएगा क्या? तो बच्चों याद रखना, अगर ये प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो भी 194C के अंदर टीडीएस नहीं आने वाला है। मतलब क्या? अगर मान लीजिए ये हमारा डिडक्टी नाम का जो बंदा है, जिसको मैंने नाम दिया डिडक्टी, अगर ये बंदा लेट से एक डॉक्टर है, तो इसने लेट से इस डिडक्टर को प्रोफेशनल सर्विसेज दी, लेट से ओपीडी या फिर उसकी ट्रीटमेंट जो थी वो इस डॉक्टर ने कर दी है, तो बंदा उसे पेमेंट देने जा रहा है, तो क्या ये पेमेंट देने जाएगा तो क्या यहाँ पे टीडीएस का इंप्लीकेशन आएगा? तो जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज भी इस 194C में कवर्ड नहीं है। इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है 194J, उसके अंदर टीडीएस कटेगा, बट 194C में नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो सवाल है सर, आप बोल रहे हो अगर ये डिडक्टर पेमेंट फॉर वर्क करे तो टीडीएस आएगा, बट सर आप बोल रहे हो सेल ऑफ गुड्स के लिए अगर पेमेंट हो रहा तो 194C नहीं आएगा। सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर दे तो सर उसमें भी क्राइटेरिया डाल रहे हो कि प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी तो 194C का टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो 194J का टीडीएस आता है। तो आता कहां पे है 194C का टीडीएस? तो बच्चों जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क है वहां पे आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन लगने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, ये डिडक्टर मान लीजिए वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन ये प्रोड्यूस करता है, ये स्ट्रक्चर तो अच्छे से बना लेता है, लेकिन इसकी फिनिशिंग करने के लिए, इन वॉशिंग मशीन की फिनिशिंग करने के लिए ये डिडक्टर क्या करता है? फिनिशिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए इस बंदे के पास वो वॉशिंग मशीन भेजता है, और ये हमारा बंदा जो है, ये डिडक्टी जो है, ये उस वॉशिंग मशीन पे डिजाइनिंग कर लेता, फिनिशिंग कर लेता, वॉशिंग मशीन फिर से दे देता। किसको दे देता? डिडक्टर को दे देता। इसके बदले में डिडक्टर उसे पेमेंट देता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये जो आपका डिडक्टर है ये वॉशिंग मशीन लेट से मैन्युफैक्चर करता है, बट इसकी फिनिशिंग करने के लिए बंदा ये जो वॉशिंग मशीन है ये हमारे डिडक्टी के पास भेजता, डिडक्टी उसका फिनिशिंग करता, और वो वॉशिंग मशीन फिनिशिंग होने के बाद वापस से रिटर्न कर देता डिडक्टर को।
तो यहां पर बोला जाएगा कि इस हमारे डिडक्टी ने वर्क किया है। क्या किया है बताओ? वर्क किया है। और ये वर्क करने के बदले में डिडक्टर उसे क्या करने वाला है बताओ? पेमेंट करने वाला है। इसे बोला जाता है पेमेंट फॉर वर्क। समझ में आया? तो ये जो पेमेंट फॉर वर्क होगा, तो ये टीडीएस अंडर सेक्शन 194C के चंगुल में आ सकता है। लेकिन ये तब आएगा जब आपका डिडक्टर एलिजिबल डिडक्टर है। एलिजिबल डिडक्टर का मतलब क्या हो गया? ये कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन भाई इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई में एक बात ध्यान रखना, अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो ग्रॉस एसेट ग्रेटर देन 50 लाख है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो सेल आपका टर्नओवर आपका ग्रेटर देन 1 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो याद रखिए तो जाके ये बंदा एलिजिबल होता है ऐसे पेमेंट के लिए, उसको टीडीएस काटने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो आई होप सो वर्क समझाए, डिडक्टर कौन होता है समझ में आया होगा। बट बेटा सेक्शन इतने पे खत्म नहीं होता, और कई सारे लिमिट्स और कई सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। सुन के लेना। एक सवाल घूम रहा होगा कि सर हमें टीडीएस कितना रेट पे डिडक्ट करना पड़ता है? ओके, टीडीएस का रेट कितना रहेगा, ये आपके मन में सवाल आ सकता है। तो मैं इसके लिए बताना चाहूंगा, ये डिडक्टी पर डिपेंड करता है। ये डिडक्टी पर डिपेंड करता है। कैसे? अगर आपका डिडक्टी इंडिविजुअल या एचयूएफ होगा तो उसका 1% से टीडीएस कटेगा, और अगर डिडक्टी अदर पर्सन होगा तो उसका 2% से टीडीएस कटता है। समझ में आ गया? आपका डिडक्टी मतलब ये बंदा जिसने वर्क प्रोवाइड किया है, जिसने काम करके दिया है, ये बंदा अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ होगा तो यहाँ पे 1% से टीडीएस कटता है। लेकिन ये बंदा कोई दूसरा बंदा है तो याद रखना यहाँ पे 2% से टीडीएस कटेगा। लेकिन मैंने जैसे बताया 14 मई से 31 मार्च के बीच में अगर आपका ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह प्रोवाइड किया गया होगा तो वहां पे वैसे भी टीडीएस फुल रेट पे नहीं लगता। ये फुल रेट है टीडीएस के। तो अगर इस पीरियड के बीच में आ गए तो 75% की आपकी लाइबिलिटी आएगी। दैट मीन्स 3/4 की आपकी लाइबिलिटी आएगी। तो 1% का 3/4 कितना होता है? 0.75%। 2% का 3/4 कितना होता है? 1.5%। तो इतना आपको रेट लगेगा अगर आप इस पीरियड के अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे होगे तो। होप सो समझ में आया होगा। तो टीडीएस का रेट भी मैंने आपको शॉर्टली स्वीटली बता दिया कि टीडीएस के रेट का क्या होगा, वो डिडक्टी पे डिपेंड करता है। डिडक्टी अगर आपका इंडिविजुअल या एचयूएफ होगा तो याद रखिए 1%। डिडक्टी अगर अदर पर्सन है तो याद रखिए 2% से टीडीएस वहां पे कटने लग जाएगा। अदर बोले तो भाई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, ये रहे तो 2% से टीडीएस कटेगा। लेकिन 14 मई से 31 मार्च इस पीरियड के बीच में होंगे तो याद रखिए 3/4 ही टीडीएस का रेट लगता है। दैट मींस इंडिविजुअल एचयूएफ को 0.75% और अदर्स को 1.5% का टीडीएस लगने वाला है। होप सो समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों एक बात आपको समझा दूं, ऐसा नहीं है कि डिडक्टर एनी पर्सन है या फिर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई जिसने ये टर्नओवर के प्रीसीडिंग ईयर के जो लिमिट्स है वो क्रॉस कर दी है तो उसे किसी भी पेमेंट के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट के लिए टीडीएस काटना पड़ेगा। ये भी बात गलत है। एक बात समझ के लीजिए मेरी, मान लीजिए ये एलिजिबल डिडक्टर है। ओके, ये बंदा एलिजिबल डिडक्टर है। समझता है ना आपको? एलिजिबल डिडक्टर मतलब जिसका टर्नओवर इससे क्रॉस हो गया है वो एलिजिबल डिडक्टर हो जाएगा। तो उसने जब भी पेमेंट करना है तो टीडीएस काट के पेमेंट करना है। कितने रेट पे? आपके सामने है। और इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई भी पर्सन है तो भाई इन्हें तो पेमेंट करना ही पड़ता है। ओके, लेकिन एक बात समझ के लो, भले ही आप एलिजिबल डिडक्टर हो गए इसका मतलब ये नहीं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो तो हर बार ही टीडीएस काट के देना पड़ेगा, ऐसी जरूरत नहीं होती है। तो समझ के लेना, अगर ये एलिजिबल डिडक्टर लेट्स से इस डिडक्टी को, या फिर इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर भी बोल देंगे, इस कॉन्ट्रैक्टर को उसके वर्क के लिए पेमेंट दे रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है? उसके वर्क के लिए पेमेंट कर रहा है। सपोज ये एलिजिबल डिडक्टर उसे अगर मान लीजिए पेमेंट कर रहा है और वो पेमेंट सिंगल पेमेंट है, एक ही पेमेंट है, और एक ही पेमेंट जो है वो लेस देन अगर 30,000 रुपीज है। व्हाट आई एम टेलिंग,
ये आपका एलिजिबल डिडक्टर पेमेंट कर रहा है फॉर वर्क टू हुम दैट डिडक्टी, और वो भी एक सिंगल पेमेंट है, एक ही काम किया था, दैट इज वाई सिंगल पेमेंट किया, और वो सिंगल पेमेंट लेस देन अगर ₹30,000 है तो याद रखना यहां पे टीडीएस इंप्लीकेशन नहीं आएगा। दूसरी बात, एंड अगर मान लीजिए आप एग्रीगेटिवली लेस देन 1 लाख का पेमेंट कर रहे हो किसी डिडक्टर को, ओके, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब आपका सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर गया ही नहीं है किसी एक इंडिविजुअल डिडक्टी को, एंड और ना ही आपने एग्रीगेटिवली पूरे साल में बंदे को 1 लाख का पेमेंट किया नहीं है, तो याद रखिए यहां पे कोई टीडीएस नहीं आएगा। तो सपोज ये हमारा डिडक्टर इस बंदे को लेट से 15,000, लेट से 20,000, लेट से 25,000 ऐसे 3 पेमेंट करता है पूरे साल भर में। अब इसमें चेक कर लीजिए एक भी पेमेंट 30,000 क्रॉस नहीं करी है, और अगर मैं पूरे साल में जितने पेमेंट किया उसकी टोटल कर लूं तो ये टोटल कितनी होगी, 25 और 15 होती 40, 40 और 20 कितना हो गया 60, 60,000 की ही टोटल हुई है एग्रीगेटिवली। तो याद रखिए बच्चों, एग्रीगेटिवली भी आपके टोटल सिर्फ 60,000 हो रही है और सिंगल पेमेंट भी कोई 30,000 क्रॉस नहीं कर रहा, तो याद रखिए यहां पर टीडीएस का कोई इंप्लीकेशन नहीं आएगा अंडर सेक्शन 194C। आप बोलेंगे सर ये तो एलिजिबल डिडक्टर है, बट बेटा एलिजिबल डिडक्टर होने से क्या हुआ, ये मॉनिटरी लिमिट्स भी तो यहाँ पे वर्क कर रही है ना, तो इन बातों का ख्याल रखना, ठीक है। लेकिन उसके अपोजिट सपोज ऐसा कुछ हो जाता कि ये बंदा उसे एक पेमेंट कर रहा है 15,000 का, एक पेमेंट कर दिया 35,000 का, दूसरा पेमेंट कर दिया 20,000 का, आप बोलोगे सर यहाँ पे एग्रीगेटिवली तो 70,000 ही आ रहे हैं, एग्रीगेटिवली तो 70,000 आ रहे हैं जो 1 लाख से कम है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे टीडीएस नहीं आएगा। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, आप बेवकूफ हो, ये टीडीएस नहीं आएगा ऐसे मत बोलना, बिकॉज आपका ऑलरेडी 35,000 दैट मीन्स 5,000 आपका क्रॉस हो चुका है, मीन्स 30,000 से ज्यादा आपने फर्दर 5,000 का पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब है आपकी सिंगल पेमेंट 30,000 क्रॉस हो चुकी है, तो भले ही आपका एग्रीगेटिव 1 लाख नहीं आया, स्टिल यहां पर टीडीएस आने वाला होगा, टीडीएस यहां पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही और एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज आप 10,000, 20,000, 20,000, 25,000, 25,000, ओके। मुझे एक बात बताओ, आप अगर यहां पर देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि टोटल में आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया है, टोटल कितना है एग्रीगेटिव 1 लाख, तो क्या ये 1 लाख को क्रॉस कर रहा है क्या, जवाब है 1 लाख क्रॉस नहीं कर रहा। क्या इंडिविजुअल पेमेंट कोई 30,000 क्रॉस करी है क्या, जवाब है एक भी पेमेंट 30,000 क्रॉस नहीं करी। तो सवाल है क्या यहाँ पे टीडीएस आएगा, तो जवाब है यहाँ पर भी टीडीएस नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्रीगेट लिमिट 1 लाख क्रॉस नहीं करी है, और अगर ये 1 लाख क्रॉस नहीं करी होगी तो ऐसा मान के चलना कि यहां पर टीडीएस का इंप्लीकेशन नहीं आएगा, और इवन सिंगल पेमेंट भी 30,000 को क्रॉस नहीं करी है। होप सो एलिजिबिलिटी भी समझ गई होगी। एक बात याद रखना, ट्रांसपोर्टर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क ही करते हैं, ट्रांसपोर्टर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क करते हैं, ना तो सेल ऑफ गुड्स कर रहा है ट्रांसपोर्टर, ना ही कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। तो अगर दोनों नहीं है तो डेफिनेटली 194C में ये आने लग जाएंगे, मींस अगर किसी ने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया तो वो डेफिनेटली 194C के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को आप एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही पेमेंट दे रहे हो, वो ना तो सेल ऑफ गुड्स है ना ही प्रोफेशनल सर्विसेज वो ट्रांसपोर्टर दे रहा, तो आप जो पेमेंट दे रहे हो वो 194C के अंदर ही आएगी, ये बात को फिक्स रखना, समझ में आ रहा है। लेकिन सवाल है क्या यहाँ पे टीडीएस का सेक्शन लागू होता, तो लागू तो होता है, बट यहाँ पे टीडीएस का रेट कितना है जान के मजा आएगा, यहाँ पे टीडीएस नहीं लगता, 94C तो लग जाता है उसके अंदर तो आ गया, बट इस पे टीडीएस का रेट नहीं है, या फिर मैं बोलूंगा टीडीएस यहाँ पे नहीं कटेगा। लेकिन किस ट्रांसपोर्टर का नहीं कटेगा, जिस ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स कैरेजेस है, जिस ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स कैरेजेस है, कितने
लेस देन और इक्वल टू 10। गुड्स कैरेजेस का मतलब है उसकी गाड़ियां, इन शॉर्ट आपके समझने के लिए। तो अगर उसके पास में गाड़ियां लेस देन और इक्वल टू 10 ही है, तो याद रखिए बच्चों, यहां पर उस बंदे के ऊपर कभी टीडीएस नहीं कटेगा, या उसका टीडीएस काट के कोई भी उसे पेमेंट नहीं देगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, बंदे ने अपना पैन देना चाहिए। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टर होगा, ही शुड फर्निश हिज पैन नंबर, उसने अपना पैन फर्निश करना चाहिए। उसके साथ साथ में उसने एक डिक्लेरेशन भी देना चाहिए। समझ में आया? उसने एक डिक्लेरेशन भी देना चाहिए, एक फॉर्मेट होता है, उसमें लिख के देना चाहिए कि भाई मेरे पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरेजेस पूरे साल भर में नहीं थे। ये डिक्लेरेशन उसे देना पड़ेगा, और अगर वो ये डिक्लेरेशन दे दे तो समझ के चलो यहां पर टीडीएस नहीं आएगा। ओके। और क्या होगा अगर ये नहीं बताए, ये सब ना डिक्लेरेशन दे ना पैन दे, तो फिर टीडीएस यहाँ पे आने लग जाएगा। ओके, ये बातें याद रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस योर 194C। अब बस हमारा इसके आगे रीडिंग का पार्ट रहेगा। होप सो सबके दिमाग में गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अब इतना सब कुछ अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम लोग अब रीडिंग का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन 194C। ओके, इसके हम लोग सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में बोला क्या गया है। तो देखिए यहां पे बोला गया है कि सेक्शन 194 प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द पेमेंट मेड टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। मींस अगर आप एक रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे रहे हो, तो आपका ये सेक्शन 194C यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आपको सब कॉन्ट्रैक्टर का मीनिंग नहीं पता तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में एक बार बता देता हूं। मान लीजिए ये ए नाम का बंदा है, इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी बी नाम के बंदे को, लेकिन बी नाम का बंदा जो है ये काफी सारा बिजी है उसके खुद के ही कामों में, तो बंदा काम नहीं कर पाता। तो उसने इसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी दूसरे बंदे को हैंडओवर कर दिया, किसे? सी को। तो अब ये जो सी बना ये रहेगा सब कॉन्ट्रैक्टर, और ये जो बी है ये बी क्या रहेगा बताओ? कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन दोनों जगह अप्लाई होता है, लेकिन ये अगर दोनों भी रेसिडेंट पर्सन होंगे तो जाके आपका सेक्शन 194C विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, होप सो समझा होगा। डिडक्टर, अब डिडक्टर कौन हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सम टू अ रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। अगर मान लीजिए कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को पेमेंट करता है फॉर कैरिंग आउट ऑफ वर्क, देखो मैंने आपको बताया था क्यों आप पेमेंट कर रहे हो, बिकॉज उसने कुछ वर्क परफॉर्म किया होगा, दैट इज वाई यू आर मेकिंग पेमेंट, है ना? तो कोई अगर वर्क परफॉर्म करने की वजह से आप पेमेंट दे रहे हो सामने वाले को, तो जाके समझ के चलना ये 194C के लिए बंदा डिडक्टर बनने लग जाएगा। ओके, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। सप्लाई ऑफ लेबर बोले तो क्या? देखो बच्चों बहुत बार क्या होता है, कुछ एजेंसीज होती है, कुछ कंपनीज होती है, कुछ लोग होते हैं जो काम क्या करते हैं, ये काम ये करते हैं कि इनके पास में एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स होती है। ओके, बहुत सारे लेबर इनके पास में होते हैं। तो सपोज एक कोई कंपनी में बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है, और उस ऑर्डर की वजह से उसके जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है वो वर्कर्स कम पड़ रहे हैं उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी कंपनी क्या करती है बच्चों, इन लोगों से कांटेक्ट करती है, और ये लेट से 4-5 वर्कर्स को क्या करेंगे बताओ, आपके कंपनी में काम करने भेज देंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है बच्चों? लेबर सप्लाई वर्क। ओके, ये ऐसी कंपनी कौन सा काम कर रही है? लेबर का सप्लाई कर रही है। कंफर्टेबल? तो ये भी आपके 194C के अंदर आने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई हमने बात कर ली है, टोटल सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीडिंग 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन। अगर ये अगर मान लीजिए इतना ऊपर चला जाता है, एक्सीड चला जाता है आपका टर्नओवर,
प्रोफेशन के केस में, सर्विस के केस में 50 लाख से ऊपर, और गुड्स अगर कर रहे होंगे सप्लाई तो 1 करोड़ से ऊपर अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर चला जाए, लेकिन कब का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो याद रखना यहाँ पे आपका टीडीएस आने लग जाएगा अंडर सेक्शन 194C, या फिर वो बंदा वो डिडक्टर बनने लायक हो जाता है, वो एलिजिबल टू डिडक्ट टैक्स हो जाता है। ओके, ये बातें याद रखना। अब सवाल है डिडक्शन कब करना पड़ेगा, तो याद रखना जब आप या तो पेमेंट कर रहे हो या तो जब आपके बुक्स में उस बंदे को क्रेडिट कर रहे हो, विच एवर इज अर्लियर। अब ये लाइन याद ही रखो, आगे बहुत से सेक्शंस है जहां पे ये लाइन आती जाएगी। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज व्हाट अर्लियर, तब जाके आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। मैं समझा देता हूं आपको। लेट्स से एक कोई बंदा है, ये एक डिडक्टर है, और हियर देर इज वन व्हाट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब इस बंदे को पेमेंट दिया है फॉर परफॉर्मिंग वर्क, और ये पेमेंट दिया है मान लीजिए 21 अगस्त को, ठीक है। लेकिन इस डिडक्टर के बुक्स में एंट्री पास हो गई है, उसने कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट कर रखा है। उसने क्रेडिट कब कर रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इसके बुक्स में नहीं, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है इसने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है, और इसने क्रेडिट कर दिया है लेट्स से 22 अगस्त को। तो क्रेडिट या पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, वहां पे जाके आपका टाइम ऑफ डिडक्शन अराइज होने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पहले आएगा उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, उस वक्त आप लोगों को ये पर्टिकुलर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो बस ये एक लाइन याद रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तब जाके आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों एक बार रेट ऑफ टीडीएस देख लेते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ अगर होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था टीडीएस रेट के बारे में। तो आई हैव टोल्ड यू दैट अगर आपका डिडक्टी इंडिविजुअल एचयूएफ निकला तो 1%, डिडक्टी अदर निकला 2%। लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया 14 मई से 31 मार्च के बीच में अगर आपने पेमेंट करा होगा तो वो 3/4 ही टीडीएस का रेट लगेगा। दैट मींस इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 0.75%, 0.75%, और अदर के केस में 1.5% का आपको टीडीएस लगने लग जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद यहां पे हम लोग देख लेते हैं, प्लीज चेक डाउन। इंडिविजुअल एचयूएफ कॉन्ट्रैक्टर 1%, लेकिन बाजू रेड में आप देखिए मैंने डाला हुआ है फ्रॉम 14 मई 2020 टू 31 मार्च 21, इस बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट गया होगा तो याद रखना 3/4 ही रेट लगेगा, दैट इज 0.75। ये कोविड के चलते रेट कम करे गए थे, ठीक है, तो 0.75% आपको टीडीएस लगेगा। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो 2% लगेगा, और अगर मैं बाजू में देखूं तो 1.5% लगेगा। इफ यू आर इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, मैंने आपको बोला था अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो तो अगर पैन सबमिट कर रहे हो, अगर आप आपका डिक्लेरेशन दे रहे हो कि आपके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज नहीं थे, आपके पास 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, तो ऐसे केस में आपका कोई टीडीएस कटने वाला नहीं है, तो नील रेट ऑफ टीडीएस विल बी देयर। ओके, तो इस पे हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में। तो गाइज वी हैव डिस्कस दैट कि आप अगर सिंगल पेमेंट कर रहे हो एक्सीडिंग 30,000 या फिर एग्रीगेट पेमेंट कर रहे हो इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग 1 लाख, तो टीडीएस इंप्लीकेशन आएगा। मैंने यहां पे बताते टाइम आपको वही बताया हूं, लेकिन मैंने बताया है कि कब टीडीएस नहीं आएगा। देखो यहां पे अगर आप आराम से देखोगे तो मैंने जब आपको समझाते वक्त बताया था, तो आई हैव टोल्ड यू दैट अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से कम है एंड एग्रीगेटिवली 1 लाख से कम होगा, तो याद रखना यहां पर कोई टीडीएस का इंप्लीकेशन नहीं आने वाला है। देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको कोई टीडीएस का इंप्लीकेशन नहीं आएगा, बट यहां पे उन्होंने क्या बताया है कि टीडीएस का इंप्लीकेशन कब आएगा, ठीक है। तो अगर सिंगल पेमेंट 30,000 को क्रॉस कर रहा, या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट आपका 1 लाख को क्रॉस कर रहा, तब टीडीएस आएगा, लेकिन इसके अंदर रहा तो टीडीएस नहीं आएगा। होप सो याद आ रहा होगा। अब बच्चों
अब जो हम लोग बोल रहे थे कि आप पेमेंट ऑफ वर्क, पेमेंट ऑफ वर्क, वर्क के लिए सामने वाले को पेमेंट करो, तो 194C का वहां पे टीडीएस कटता है। तो वर्क का डेफिनेशन क्या है? तो वर्क में आता है एडवर्टाइजिंग। तो सपोज इस बंदे को एडवर्टाइज करने के लिए पेमेंट दिया जा रहा है, तो ये वर्क के अंदर आएगा, 194C का टीडीएस कट सकता है। ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑल, कैरेज ऑफ गुड्स पैसेंजर, केटरिंग, केटरिंग भी इसके अंदर आ सकती है, और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, ये भी वर्क के अंदर आएगा। मैं एक इशू आपके सामने रेज करना चाहूंगा, शांति से समझ के लेना। मान लो ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, ओके, ये एक इंडिविजुअल है जिसका टर्नओवर मान के चलिए 2 करोड़ था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो यू नो दैट कि ये जो बंदा रहेगा ये डिडक्टर बनने लायक है, क्योंकि इसका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। इसने क्या किया, इसने अपनी कैरी बैग्स बनाई, या मैं बोलूंगा कपड़े की थैलियां बनाई, ठीक है। और इस कपड़े की थैली पे इसका बिजनेस नेम उसे प्रिंट कराना था, इस पे उसका बिजनेस नेम उसे प्रिंट कराना था। तो उसने क्या किया, ये जो कैरी बैग्स है या बैग है, ये बैग उसने किसी एक पर्टिकुलर प्रिंटिंग वाले को दे दी, ठीक है। ये प्रिंटिंग वाला है, इसको बोला गया कि भाई तुझे क्या करना है, ये कैरी बैग्स या जो बैग्स है ये मैं तुझे दूंगा, उस पे सिर्फ तुझे मेरे बिजनेस नाम की प्रिंट करानी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो प्रिंटिंग वाला है ये कैरी बैग्स लेगा, उस पे नाम प्रिंट करा के उसे रिटर्न कर देगा मटेरियल। फिर ये इंडिविजुअल उसको पेमेंट देगा, ये पेमेंट को पेमेंट फॉर वर्क बोला जाएगा। क्यों पेमेंट फॉर वर्क बोला जाएगा? बिकॉज ये प्रिंटिंग वाले ने क्या किया बच्चों, मटेरियल सामने वाले का लिया, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसने उस पर प्रिंटिंग कराई है, ओके। स्पेसिफिकेशन किसका था? इस पर्टिकुलर बंदे का स्पेसिफिकेशन था कि भाई मेरा बिजनेस नेम ऐसे चाहिए, ऐसा लोगो आना चाहिए। तो उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इस प्रिंटिंग वाले ने क्या किया बच्चों, उस पर्टिकुलर बैग पे नाम वाम छाप के वापस उसको मटेरियल कर दिया। तो याद रखना, इस बंदे ने वर्क परफॉर्म किया है। तो अगर ये बंदा इंडिविजुअल इसे पेमेंट देगा तो डेफिनेटली इसने उसे 194C में टीडीएस काट के पैसा देना चाहिए। हाँ, वो बात जरूर है कि अगर पेमेंट सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर जारी होगी तो जरूरत पड़ेगी, या फिर एग्रीगेटिवली आपने 1 लाख के ऊपर उसे ही पेमेंट किया तो जाके यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज इट विल नॉट रिक्वायर्ड। तो ये बात समझ के लेना, अगर कोई बंदा दूसरे का मटेरियल लेके उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अगर काम करके देता, तो याद रखना बच्चों, ये बंदा वर्क परफॉर्म कर रहा है ऐसा बोला जाता है, और यहां पे 194C अप्लाई होने लग जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन इसके अपोजिट, सपोज कोई इंडिविजुअल है, इसके पास कोई बैग्स वैग्स है नहीं, यहां पे एक प्रिंटिंग वाला है, ठीक है। इस इंडिविजुअल ने इस प्रिंटिंग वाले को बोल दिया कि भाई तू एक काम करना, बैग्स तू परचेस करके ला, उस पे प्रिंटिंग भी तू ही करके मुझे वो बैग्स रिटर्न कर देना, ठीक है। पहले एग्जांपल में हमने बोला था कि बैग ये इंडिविजुअल उसको देगा और वो प्रिंटिंग करके रिटर्न कर देगा। अब इस एग्जांपल में ये इंडिविजुअल इस प्रिंटिंग वाले को बोलता है तू ही बैग मैनेज कर, तू ही प्रिंटिंग कर और वो बैग मुझे रिटर्न कर देना। तो याद रखना, ये वर्क के डेफिनेशन में नहीं आता, तो यहाँ पे 194C अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसे तो सेल ऑफ गुड्स माना जाता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो बच्चों, सर्कुलर आया था, उसके मुताबिक बोला गया कि अगर कोई बंदा सामने वाले का मटेरियल यूज करके उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करे तो वो वर्क माना जाएगा और उस पे 194C के हिसाब से टीडीएस कटता। बट अगर ये बंदा खुद ही मटेरियल प्रोक्योर करे, खुद ही उस पर काम करे और वो चीज सामने वाले को दे, तो ये सेल ऑफ गुड्स माना गया है। तो जहां सेल ऑफ गुड्स आता, तो मैंने आपको पहले ही बताया, वहां 194C नहीं आता है। होप सो समझ में आई होगी ये बात। तो ये जो पैराग्राफ है नीचे का ई पॉइंट और उसके नीचे की लाइन है, ये सब इसी से रिलेटेड है। होप सो समझा होगा बच्चों। टीडीएस कहां पे अप्लाई नहीं होगा ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
कोई एसएससी के पास में लेट से 10 या उससे कम गुड्स कैरेजेस है एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ओके, 10 से ऊपर नहीं चाहिए, 10 या 10 के नीचे रही तो चलेगा, ओके। अगर वो एंगेज्ड है काय में, प्लाइंग हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन का धंधा करता है, लोगों को भाड़े से गाड़ियां देता है, ठीक है, एंड उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, मतलब उसका टीडीएस कोई काट के उसे पैसे नहीं देगा, ओके। तो सपोज मैंने अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेल करी, मैं अब ट्रांसपोर्टर को पेमेंट देने जाऊंगा और वो ट्रांसपोर्टर का अगर 10 से कम गुड्स कैरेज होगा तो मुझे उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, उसने इस बात का डिक्लेरेशन देना चाहिए कि उसके पास 10 से कम गुड्स कैरेजेस थे पूरे प्रीवियस ईयर में, और दूसरी बात उसने अपना पैन भी फर्निश करना चाहिए, तो जाके कोई टीडीएस नहीं कटेगा। होप सो समझ में आया होगा। अब गाइस कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पार्ट्स फिर भी अब पेंडिंग है, ये एक बार आराम से समझ लो। ये जो वर्क्स होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बता दिया, जैसे कोई एजेंसी है जिनके पास में काफी सारे वर्कर्स हैं, जब किसी कंपनी में, जब किसी इंडस्ट्री में वर्कर का शॉर्टेज होता है तो ये लोग अपने वर्कर्स, अपने लेबर भेज देते हैं, तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये 194C के तहत आएंगे। लेकिन 194C में सेल ऑफ गुड्स कवर नहीं होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सेल ऑफ गुड्स से कनेक्टेड होंगे वो इसके अंदर कवर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी मैंने आपको बता चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज बाय लॉयर, फिजिशियन, सर्जन वगैरह वगैरह, ये सब भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका एक सेपरेट सेक्शन है 194J, ये उसके तहत क्या होता है बताओ, उसका टीडीएस कटते जाता है, ओके। और लास्ट में हमने एक और बात देखनी है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय द परचेसर ऑफ नेचुरल गैस टू द सेलर ऑफ गैस, basic nature of such contract which remains essentially a contract of sale and not works contract as envisaged in 194C। अब ये मुद्दा क्या है ये आप लोग एक बार समझ के लीजिए। देखो बच्चों, एलपीजी गैस आपको भी पता है, हमारे घर में जैसे ही गैस खत्म हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो बताओ, ऑर्डर करते हो, है ना। फोन पे ऑर्डर हो सकता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, तो गैस आप लोग क्या करते हो, ऑर्डर करते हो। मुझे एक बात बताइए, वेन एवर यू आर ऑर्डरिंग गैस, ठीक है, अब आपको भी पता है आपको घर बैठे डिलीवरी ऑफ गैस मिल जाती है, गैस सिलेंडर आपके घर तक आ जाता है, सही बात है। तो सवाल ये पूछा गया है कि अगर कोई गैस एजेंसी आपको घर तक गैस पहुंचा रही है, ओके, तो क्या वो 194C के तहत आता है क्या? तो इसका जवाब है जी नहीं, ये सेल ऑफ गुड्स है। वो जो गैस है वो एक हिसाब से गुड्स ही है, तो वो भले ही आपके घर तक आ रहा है बट इसका बेसिक नेचर क्या है बताओ, बेसिक नेचर है सेल ऑफ गुड्स, ओके। ये गुड्स ही हो गया ना बच्चों एक हिसाब से, तो दैट इज वाई इस पे 194C में टैक्स नहीं लगेगा, या मैं बोलूंगा टीडीएस नहीं कटेगा, ओके, ये बात याद रखना। और लास्ट में बच्चों, applicability of TDS provision on payment by broadcaster or television channel to production houses for production of content program for telecasting। अब देखो बच्चों, बहुत बार क्या होता है, आपके जो लेट्स से कोई सीरियल्स है या और कुछ सीरियल्स के एपिसोड्स है वो पहले से बना लिए जाते हैं, कभी कभार पहले से बना लिए जाते हैं, और उसके बाद उन सीरियल्स के पार्ट्स वगैरह बेचे जाते हैं, सेल किए जाते हैं, किसको, टेलीकास्टर्स को, या जो ब्रॉडकास्टर होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, उन्हें वो बेचे जाते हैं, ठीक है। मतलब पहले आपने बना लिया और फिर बाद में आपने सेल कर दिया, किसे सेल कर दिया, चैनल वालों को सेल कर दिया, ठीक है। लेट से आप कोई सीरियल देख रहे होंगे, ओके, और वो सीरियल पहले ही बन चुकी है बट उसको बाद में बेचा गया, किसे बताना, किसी पर्टिकुलर टेलीविजन चैनल को। तो ऐसे केस में क्या होगा, याद रखना, ऐसे केस में एक ही चीज होती है एंड दैट इज ये 194C के तहत टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो लेट्स से सोनी चैनल है, तो सोनी चैनल को लगा कि यार कहीं ना कहीं हमारी जो यूथ है उन्हें हिस्ट्री में जो भारी भारी लोग होके गए हैं, बड़े बड़े लोग होके गए, इनका बायोग्राफी पढ़ने का मौका मिले या देखने का मौका मिले, पढ़ने को तो हमको टाइम ही नहीं रहता, तो क्या करेंगे, तो उन्होंने सोचा, सोनी वालों ने सोचा कि हमें एक प्रोग्राम हर साल ऐसा बनाना है जो किसी बड़े आदमी के बायोग्राफी पर डिपेंडेंट होगा। तो सोनी वाले ने क्या किया,
किसी पर्टिकुलर एक प्रोड्यूसर को बोला कि यार तुम्हें ऐसा एक सीरियल बनाना है, समझ में आ रहा है, उसे स्पेसिफिकेशन दिए गए और उनके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो प्रोड्यूसर कोई प्रोग्राम बना लेता है। लेट्स से शिवाजी महाराज के ऊपर कोई सीरियल बना दी, या और किसी पृथ्वीराज चौहान एंड ऑल इनके ऊपर सीरियल बना दी, ओके, महाराणा प्रताप के ऊपर सीरियल बना दी। तो ये बनी किसकी वजह से है? लेट्स से किसी चैनल के स्पेसिफिकेशन की वजह से बनी है, ठीक है। तो ऐसे किसी के स्पेसिफिकेशन की वजह से कोई प्रोग्राम वगैरह बनता है और वो सेल किया जाता है अगर उस चैनल को, तो याद रखना ये 194C के अंदर आएगा, बिकॉज इन्होंने पहले स्पेसिफिकेशन दिया था और उसकी वजह से क्या हुआ बताओ, सामने वाले ने वैसा प्रोग्राम बना के इन्हें बेच दिया है। समझ में आया? ये 194C के तहत जाएगा बिकॉज यू हैव डन वर्क ओवर देयर, इसे वर्क माना जाएगा। लेकिन आप खुद से पहले ही बना चुके हो और फिर चैनल को सेल कर रहे हो, ये सेल ऑफ वर्क नहीं माना जाएगा, ये प्रोवाइडिंग ऑफ वर्क नहीं माना जाता, तो 194C यहाँ पर नहीं आएगा। जनरली ये प्रोफेशनल में जाता है तो 194J एंड ऑल वहां पे आ सकता है, लेकिन फिर भी हमारे मॉड्यूल्स में भी इतना क्लैरिटी से उसके बारे में नहीं बोला है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर TDS का पार्ट। होप सो सबके दिमाग में अच्छे से गया होगा। थैंक यू।